हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बच्चों फिजिक्स के बारे में। क्लास 12 फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या किसी भी साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर उठा के देखोगे और उनको सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको कई सारे बहुविकल्पी प्रश्न या फिर हम कहें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये 50 बच्चों ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इन 50 बहुविकल्पी प्रश्न इनको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम जो है 4 मार्च को है। फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम आपका 4 मार्च को है। आज आपका जो है इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम हो चुका है। आज इंग्लिश का आपको कैसा भी एग्जाम गया हो, आई होप आप सभी का एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि बच्चों अगर आप इंग्लिश को टेंशन में लेकर बैठोगे तो आप फिजिक्स का अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आपका इंग्लिश का जैसा भी बोर्ड एग्जाम हुआ हो, जैसा भी आपका एग्जाम गया हो, बस आपको आगे पीछे की बातों को छोड़कर आगे फोकस करना है। अब आपको फिजिक्स पर ध्यान देना है कि फिजिक्स में आप कितना स्कोर कर सकते हो। अगर जिन बच्चों का इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया है वो अपना नंबर जो है, उनके जो नंबर हैं फिजिक्स में मेहनत करके मेंशन कर सकते हैं। तो हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक आपको फिजिक्स के पढ़ाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हमने इंग्लिश में भी वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैंने देखा इंग्लिश का जो पेपर आया है उसमें आपको जितने भी आपके जो क्वेश्चन रिलेटेड थे, सेक्शन डी था, उस सेक्शन डी में आपको 90% से ज़्यादा, मैं कहता हूँ बच्चों 90% से ज़्यादा आपको हमारे लेक्चर से ट्रिक से फंसा हुआ है। मैंने पेपर देखा है, ठीक। अब बच्चों बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से समझिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, देखिए बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ईवी जो होता है उसका कितना मान होता है। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। क्योंकि बच्चों यहाँ पर मैंने निशान लगा के रखे ताकि आपको अच्छे से रिवीजन कराया जा सके और आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन है धनावेशित वस्तु में होता है। देखिए धनावेशित वस्तु होती है, फिर डॉट डॉट, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की कमी होती है या इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या फिर हम बात या इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की कमी होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया और न्यूट्रॉन दोनों की होती, यहाँ पर दोनों की होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों की कमी होती है या फिर प्रोटॉन का कमी होती है। देखिए धनावेशित अगर कोई भी वस्तु है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर हमारा चार्ज कैसा होता है बच्चों, निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर वो वस्तु धनावेशित है तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए 8 कूलम ऋण आवेश है, जब आप इसको सॉल्व करोगे यानी कि 8 कूलम ऋण आवेश है, ठीक है। अब इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको इस तरीके से जो न्यूमेरिकल है कई सारे सॉल्व कराए हैं। वैसे इसका 5 प्लस के 19 आ जाएगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है। जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका मात्रक क्या होता है। इसका बच्चों वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर, देखिए वैद्युत क्षेत्र ई है, वैद्युत क्षेत्र ई है, इस पर ये वेक्टर का निशान लगाए, ठीक है, में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा, पी इंटू में ई होगा, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है निर्वात में विद्युतशीलता का मात्रक या विद्युतशीलता का एसआई मात्रक। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वात में विद्युतशीलता का क्या मात्रक होता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। तो वो होता है बच्चों कूलम स्क्वायर न्यूटन की घात -1 मीटर स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है विद्युतशीलता होती है निर्वात में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने 2022 का बोर्ड एग्जाम दिया होगा या किसी ने भी, सॉरी बच्चों आप लोगों ने नहीं दिया होगा, लेकिन जिसने भी दिया होगा, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर हो तो आप लोग देख लेना, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अन्यथा मैं आपको पेपर जब अगर प्रीवियस से सॉल्व करा पाऊंगा तो आपको सॉल्व करा दूंगा, अन्यथा आप चैनल पर जाइए, 2022 का बोर्ड एग्जाम का पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला बच्चों क्वेश्चन जो है जिसमें पूछा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होता है। बच्चों हमारा जो विद्युत फ्लक्स होता है इसका मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू में मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ईवी होता है इसकी क्या इकाई होती है, इसकी इकाई जो बच्चों ऊर्जा होती है, या सॉरी बच्चों यहाँ पर इकाई है, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है किसकी इकाई है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ईवी होता है वो किसकी, इलेक्ट्रॉन जो होती ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है, याद रखना। और ऊर्जा जो होती है जूल में भी नापी जाती है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। देखिए वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। जो वैद्युत विभव होता है बच्चों इसका क्या मात्रक होता है, बच्चों वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, ठीक है, समझिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का, कोई भी हमारा विद्युत रोधी माध्यम है उसका परावैद्युतांक जो है के का है मान सदैव हम कितना लेते हैं, सॉरी बच्चों कितना होता है। अगर कोई भी विद्युत रोधी माध्यम है वहां पर जो परावैद्युतांक आपने के पढ़ा होगा उस के का मान क्या होता है, यहाँ पर ध्यान रखिए किसी विद्युत रोधी माध्यम में, ठीक है। तो इसके यहाँ पर आपको इसका जो परावैद्युतांक का मान होता है 6 होता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर क्या आता है कि जहां पर कोई माध्यम नहीं दिया होता है वहां पर परावैद्युत माध्यम का जो मान मानते हैं वो हम 1 मानते हैं, जो कि आपने कई सारे न्यूमेरिकल्स में देखा होगा। विद्युत धारा घनत्व जे और अफवाह वेग वीडी में क्या संबंध है। देखिए विद्युत धारा घनत्व जो होता है जे और अफवाह वेग वीडी में क्या संबंध होता है, जो इक्वल टू होता है एनईवीडी। मैं आपको बता दूंगा किसमें, जब डेरिवेशन सॉल्व कराऊंगा वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक में, कोई भी हमारे पास चालक है उसमें प्रति सेकंड 3.2 एम्पीयर की धारा बह रही है, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। यहाँ पर आपको किसी में धारा बह रही है तो यहाँ पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप इसको हल करोगे तो आपको पहला वाला आंसर निकल गया 2 × 10⁻19, ठीक है। किसी चालक तार किया, किसी भी चालक तार जो होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया गया है, इसकी वैद्युत चालकता पूछी जाती है। जब आप विशिष्ट प्रतिरोध दिया रहता है, विद्युत चालकता पूछी जाती है, तब इसको हमें न्यूमेरिकल की तरह से सॉल्व करना होता है। इससे रिलेटेड हमने कई सारे न्यूमेरिकल सूत्र पर हमने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल बता रखे हैं। यहाँ पर आपका जो सूत्र लगेगा वहाँ पर आपको जो विशिष्ट प्रतिरोध देगा, यहाँ पर क्या होता है वैद्युत चालकता जो होती है इसका सूत्र होता है 1 विशिष्ट प्रतिरोध। इसको आप 1 से 1 ऊपर रखिए, इसको भाग करिए, जो भी आंसर आएगा वो ये वाला जाएगा 0.002 ओम इनवर्स, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को, इसका कोई 50 ओम का एक प्रतिरोध का एक धात्विक तार है, उसको खींचकर उसकी लंबाई है 2 गुनी कर दी जाती है। इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। अब जब इसको यहाँ पर इसकी लंबाई धात्विक तार है, इसको खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है तो इसका जो नया प्रतिरोध हो जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से कई सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैंने आपको सॉल्व कराए, और भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, वहाँ पर भी इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी आपको याद रखना है क्योंकि 50 ओम वाला है, यही कंडीशन ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अगला बच्चों किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। एक सूत्र क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, समझिएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे दिया गया है किसी एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, यानी एक चुंबक क्षेत्र जब उत्पन्न किया जाता है तो क्या होता है। देखिए अगर कोई भी हमें चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करना है तो केवल गतिमान आवेश द्वारा हम उत्पन्न कर सकते हैं या फिर केवल बदलते विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए हम इन दोनों के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसा हमारे लिए सही होगा, क्योंकि गतिमान आवेश से भी हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो बदलते विद्युत आवेश होता है उसमें भी हम चुंबकीय क्षेत्र अगर में उत्पन्न करता है तो उत्पन्न कर सकते हैं। तो हमें हमारे जो इसमें सही हो जाएंगे दोनों वाले सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, यानी कि जो बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है इसका मात्रक होता क्या है, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला देखिए, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो बच्चों होगा वृत्ताकार, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंज बल ज्ञात करने का नियम क्या है। देखिए अगर हमें लॉरेंज बल ज्ञात करना है तो उस किस नियम के सहायता से हम लॉरेंज बल ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लॉरेंज बल को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला याद है, अगला क्वेश्चन क्या दिया कि ध्यान से समझिए, चुंबकीय क्षेत्र बी के समांतर चाल वी, देखिए कुछ समांतर चाल वी से गतिशील आवेश जो है वो Q है, पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले जो बल होगा उसका क्या मान होगा, उसका जो मान होगा वो सदैव बच्चों क्या होता है, शून्य होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि इसमें पूछा जा रहा है चुंबक में चुंबकत्व का कारण है, जो हमारी चुंबक होती है इसमें वो चिपकती रहती है एक दूसरे के साथ, तो उसमें चुंबकत्व का कारण क्या होता है, उसमें चुंबक जो होती है बच्चों उसमें चुंबकत्व का जो कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की घूर्णीय गति होता है, ठीक है, समझिएगा। एक क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, कोई भी क्षण है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है BLV होता है, याद रखना, ठीक है। और बहुत से बच्चे करेंगे क्या कि पहला वाला यहाँ पर लगा देंगे B² L² V², एक गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज B है तथा धारा I हो, तब शक्ति क्षय क्या होगा। तब देखिए शक्ति क्षय जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, इनके बीच में कितना कोण बन रहा है, यानी कि B जो इसकी जो वोल्टेज है और धारा जो I है इनके बीच में कोण पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखना है।
किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है? एक ट्रांसफार्मर है जिसमें क्या संभव नहीं, भ्रमण धाराएं होती निकलती हैं, डीसी संभव नहीं होती क्योंकि डीसी जो है बैटरी वगैरह में होती है, ठीक है, तो डीसी संभव नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। देखिए आपको इनमें से कौन सी तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? बीटा तरंग है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य कौन सी है? इनमें से आपको बताना है सबसे अधिक आवृत्ति की जो तरंग दैर्ध्य है वो कौन सी है। तो बच्चों सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य है वो गामा तरंग है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, यदि सघन माध्यम में आपतन कोण, हमारा जो सघन माध्यम होता है उसमें अगर आपतन कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण के बराबर हो, वो आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण के बराबर हो, तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण कितना होगा? तो वो आपतन कोण जो होगा बच्चों 90 डिग्री यानी कि 90 अंश होगा। दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है, यानी कि दो लेंस हैं जिनकी क्षमताएं, अब आपको इसकी एक की 5 डायोप्टर तथा दूसरे की -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब हमें इस लेंस की क्या करना है? फोकस दूरी ज्ञात करना है। इस तरीके से मैंने न्यूमेरिकल कई सारे सॉल्व कराए हैं, मैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा इन सारे न्यूमेरिकल को वहां पर इंक्लूड करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो इसका आप जब सॉल्व करोगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। दो लेंस जिनकी शक्ति है, यहाँ पर आपका जो पावर P का मान दिया गया +4 दिया गया और -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर भी 50 सेंटीमीटर ही आने वाली है, ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिकतम होता है? देखिए अगर प्रिज्म से कोई कलर गुजर रहा है तो उसमें से ऐसा कौन सा कलर होगा जिसका सबसे अधिक विचलन होगा? तो बच्चों वो होगा आपका बैंगनी रंग, ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए बच्चों, मनुष्य की आंख के नेत्र जो लेंस होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? मनुष्य की आंख का जो नेत्र लेंस होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.44 या फिर आपने कभी कभी लिखा हुआ देखा होगा 1.5। समझ में आ गया? याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है इसको ध्यान से समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे बच्चों पूछा जा रहा है, व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है। देखिए व्यतिकरण की जो घटना होती है कब प्राप्त होती है? व्यतिकरण की केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के द्वारा, ये बात भी सही है, अनुदैर्ध्य तरंगों के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। केवल अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंगों, ये भी सही है, यानी कि इसमें सारे ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त 4 वाला, उपयुक्त तो सभी वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश पुंज, एक हमारा प्रकाश पुंज है, वायु से जल में प्रवेश करता है। वो क्या करता है? वायु से जल में प्रवेश करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो उसकी कौन सी चीज जो ऐसी है जो कौन सा, यानी कि उसका कौन सी कंडीशन जो है, उसका कौन सा मान या कौन सी स्थिति जो है वो उसकी अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि परिवर्तित नहीं रहेगी। तो याद रखना, वो चाहे वायु से जल में जब प्रवेश करेगा तो उसकी आवृत्ति जो होती है वो नहीं चेंज होगी, ठीक है। हाइगन्स के तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते। देखिए हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, और हाइगन्स ने जो तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था उससे हम क्या जो है उसको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, उसको दर्शा नहीं सकते। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को हम स्पष्ट नहीं कर। अगला है, दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं। दो स्रोत जो होते हैं वो कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न होती हैं। वो क्या होती हैं? अगर दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं, यदि वो तरंगे जो होती हैं नियत कलांतर की हो। वो कैसी हो? नियत कलांतर की हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। देखिए प्रकाश की जो तरंगे होती हैं उनकी अनुप्रस्थ होती हैं, इनकी अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, तो इसकी पुष्टि कौन करता है? तो इसकी जो पुष्टि होती है बच्चों, ध्रुवण की घटना जो होती है, ध्रुवण के कारण पुष्टि होती है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है स्टीफन का जो एक नियतांक होता है उसका कितना मान होता है। तो बच्चों जो स्टीफन का एक नियतांक होता है उसका मान होता है 5.67 × 10⁻⁸ वाट मीटर स्क्वायर केल्विन की घात 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हेतु, जो हमारा जस्ता होता है उसकी सतह से अगर हमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना है, उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अधिक उपयुक्त है? कौन सा विकिरण जो है वो सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो परावैंगनी प्रकाश, ठीक है। अगला देखिए, फोटॉन के गतिक द्रव्यमान का सूत्र कितना होता है? जो बच्चों हमारा फोटॉन होता है इसमें गतिक द्रव्यमान जो होता है उसका सूत्र क्या होता है? h/λ होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बच्चों है हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी बंधन ऊर्जा कितनी होती है? -13.6 eV होती है, और बच्चे +13.6 eV लगा देते हैं, आपको ध्यान रखना है माइनस में होती है। 1 mu ऊर्जा होती है। देखिए 1 mu जो होती है ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? 190 MeV के बराबर होती है, 139 MeV के बराबर होती है, 913 MeV के बराबर होती है, 931। तो इसका सही क्या है? 931 MeV। पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि जो डायोड होती है उसकी जो अपक्षय परत होती है उसमें क्या होते हैं? उसमें ना ही बच्चों कोटर होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि एन प्रकार के अर्धचालक में जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें वैद्युत रोधन का क्या कारण है? वैद्युत रोधन का क्या कारण होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन बच्चों, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो हमारा सूर्य है उसमें विकिरणीय ऊर्जा जो होती है उसका क्या स्रोत है? तो उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी कण है? देखिए जो न्यूट्रॉन होता है वो एक अस्थायी कण है। क्या है? अस्थायी कण है, क्योंकि जो अल्फा कण है वो हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है बच्चों, तो जो ऐसा कण जो अस्थायी होता है वो कौन होता है बच्चों? हमारा न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर किसमें? जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका जो भूतल ऊर्जा स्तर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है। उसमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है h/2π। ठीक है, याद रखना है। फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है? फोटान जो होता है इसका विराम द्रव्यमान जो होता है बच्चों 0 होता है। ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से अच्छा एकवर्णीय प्रकाश कौन सा है? इनमें से आपको बताना सबसे अच्छा एकवर्णीय प्रकाश किसका होता है? मोमबत्ती का। सबसे अच्छा जो एकवर्णीय प्रकाश होता है बच्चों वो लेजर लाइट का होता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 49 है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? जो हमारा विद्युत विभव होता है इसका क्या मात्रक है? किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। इनका आपको 49 करके आपको 49 का ABCD कौन सा सही है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप कर देना है। 50 का कौन सा सही है इसको आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके टाइप कर देना है, ताकि हमें पता चले कि आपको होमवर्क अगर दिया जाए तो आप क्या कर सकते हो। आपको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? इसी लेक्चर में मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चन है जिनको मैं लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, पीछे इनका आंसर बता चुका हूं। अगर आपके मन में डाउट है तो आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा किस नंबर क्वेश्चन पे मैंने इनका आंसर बताया है। ऐसे क्वेश्चन है दोनों जिनका मैं आंसर जो इससे पहले 48 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनमें ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको कमेंट करके बताना है इन दोनों का कौन सा सही है। ठीक है बच्चों, अगर आपके मन में कोई डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।